दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए यदि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यदि खाना और सोना इन दो चीज़ों को लेकर के चिंतित हो जाए तो निश्चित तौर पर उस देश के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को, सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले व्यक्ति को भोजन और नींद ये दोनों चीज़ें बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैनपुरिया उनके साथ एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था। भले ही उसके कारण कुछ और गिनाए हों, लेकिन राजनीतिक कारण इस देश की जो परिस्थितियां हैं दरअसल वो कहीं ज्यादा जिम्मेदार है जो देश के प्रधानमंत्री के खाने और सोने, भोजन और नींद में खलल का सबब बनती जा रही है। इंडिया गठबंधन ने जब से आकार लिया, नीतीश कुमार ने जब से विपक्षी एकता की अघोषित तौर पे कमान संभाली, पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसके बाद बेंगलोर और फिर मुंबई में जिस प्रकार से बैठकों का सिलसिला चला और उसके बाद से राज्य दर राज्य क्षेत्रीय छत्रप जिस प्रकार से विपक्षी खेमे में जमा होने शुरू हुए, उससे स्वाभाविक है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को नींद नहीं आना स्वाभाविक ही है। अब नींद नहीं आ रही है, इसके लिए नींद की दवा क्या है? भोजन समय पर नहीं हो पा रहा है, इसका उपाय क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, उपाय, नींद, भोजन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ते हुए दिख रही है। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव जिसका तय समय अप्रैल मई 2024 है। तकरीबन 7 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे और जब लोकसभा चुनाव 7 महीने दूर हो तो स्वाभाविक है कि सत्ता कहीं ना कहीं विपक्षी एकता से घबराई हुई है और जब घबराहट होती है तो नींद नहीं आती, घबराहट होती है तो भोजन ढंग से नहीं ले पाता। कोई भी व्यक्ति जब घबराहट होती है तो भोजन ढंग से नहीं ले पाता। लेकिन इसी दौर में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के बीच से कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश जो चल रही है, उस कड़ी में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर से 4 मुख्यमंत्री, जी हां दोस्तों, 4 मुख्यमंत्री मौजूदा दौर में सत्ता के निशाने पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक रडार पर है। आने वाले वक्त में उनके खिलाफ तमाम तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती हैं और वो 4 मुख्यमंत्री इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि उन 4 मुख्यमंत्रियों के राज्यों को यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की थी। जी हां, उन 4 मुख्यमंत्रियों के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की जिसने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को काफी हद तक आसान बनाने का काम किया। इतना आसान बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 43 लोकसभा सीटें, 43 लोकसभा सीटें वहां से हासिल कर ली। सहयोगी दलों के साथ यदि बात करें तो 44 लोकसभा सीटें हासिल कर ली। मैं एक एक कर आपको बताता हूं कि ये 4 राज्य और 4 मुख्यमंत्री जो निशाने पर हैं उन्हें निशाने पर लेने के पीछे की वजह क्या है, रणनीतियां क्या है और इसके बाद वो करने क्या वाले हैं। सबसे पहला नाम इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। जी हां, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के बेटे, वो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस, राजद जैसी पार्टियां उनके सरकार में शामिल हैं, लेकिन एक तरफ जहां ट्राइबल चेतना का सवाल है, आदिवासी चेतना का सवाल है, उस आदिवासी चेतना के साथ साथ झारखंड की 14 में 12 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को और अकेले 11 लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार हेमंत सोरेन के इंडिया गठबंधन में रहते हैं। इस बार बेरोजगारी, महंगाई, आदिवासी चेतना, जाति जनगणना, दलित चेतना, मल्लिकार्जुन खड़गे का उभार, इन सब परिस्थितियों को एक साथ जुड़ते हुए देखकर मौजूदा दौर में सत्ता घबराई हुई है। उसे लग रहा है
कि हेमंत सोरेन का विपक्षी गठबंधन का मुख्यमंत्री रहना झारखंड नहीं बल्कि झारखंड के साथ साथ पड़ोस के राज्यों में भी, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में भी बीजेपी की लुटिया डुबो सकता है। जंगल महल इलाके की बात करें तो बहुत बड़ी चुनावी सफलता लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगी थी, लेकिन जिस प्रकार की आदिवासी चेतना का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह से ईडी उनके पीछे छोड़ दी गई है। 1.5-2 महीने में 5-5 नोटिस उनको भेजे गए हैं। यह हालत है हेमंत सोरेन को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें हैं, उसके बाद झारखंड की यह हालत बनी हुई है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, कथित तौर पे कोई जमीन खरीद का मामला, इस तरह के मामलों में हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं उलझाकर, और असली कोशिश तो यह है, जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन से निकालकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में लाने की कवायद चल रही है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले बाबूलाल मरांडी से वो समझौता कर लें, इंडिया गठबंधन के साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ आकर मुख्यमंत्री पद संभाल लें। लेकिन तमाम फैक्टर है। आदिवासी चेतना की जब हम बात करते हैं तो उस आदिवासी चेतना के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि आदिवासियों में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की बड़ी तादाद है। जाति कोई भी हो आदिवासियों की, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो मुंडा हो या कोई और समुदाय हो, सबके बीच हिंदू आदिवासी भी है, ईसाई आदिवासी भी है। और जब तक हेमंत सोरेन सेकुलरिज्म की चुनावी नाव पर सवार है, तब तक आदिवासी चेतना पूरी तरह से उनके पीछे इकट्ठा है, तब तक अल्पसंख्यक समाज उनके पीछे इकट्ठा है, तब तक ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे उन्होंने वापस बहाल की है सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस, उसकी सहानुभूति उनके साथ बरकरार है। तो ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन टस से मस होने को तैयार नहीं है, और जब वो टस से मस नहीं हो रहे तो उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें चल रही है। अगला नाम, अगला मुख्यमंत्री, जी हां, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे ताकतवर छत्रप भूपेश बघेल। जी हां, वो भूपेश बघेल जिसने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। तरह तरह से उन पर ईडी, उनके आसपास के लोगों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ईडी बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है और अलग अलग तरीके से उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने या कमजोर करने की कोशिशें भी चलती रही हैं। नतीजा क्या निकला? अब तक तो नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया। कई कोशिशें हुई। ईडी के अलावा यदि दूसरी राजनीतिक कोशिशों की बात भी करें, तथाकथित ऑपरेशन लोटस की भी बात करें, तो राज्य में दूसरे सबसे बड़े कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव को भी एक जमाने में कांग्रेस से अलग करने की कोशिशें हुई। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएस सिंहदेव के साथ सीधा राबता कायम किया, उसके बाद से परिस्थितियां उल्टी होने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों में, जिसमें टीएस सिंहदेव भी शामिल है, कई राज्यों के असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं को यह समझाया कि देखो, मुझे भी कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आकर दूर चली गई, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, और जब मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी में क्या मिला? किसी भी मुख्यमंत्री से ज्यादा बड़ी कुर्सी मिली। और यह बात टीएस सिंहदेव को समझ में आ गई। टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और किसी ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुए। भूपेश बघेल के साथ मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल पर तमाम तरह के दबाव बनाए गए। मसलन कांग्रेस से अलग वो क्षेत्रीय पार्टी खड़ी कर ले, और क्षेत्रीय पार्टी नहीं खड़ी कर सकते तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद के छोड़ दे, या फिर यदि वो भी करने के लिए तैयार नहीं है तो सीबीआई ईडी एक परमानेंट घर बना करके उनके राज्य में बैठ जाएगी। दिल्ली के पिंजड़ाबंद तोते उनको बार बार परेशान करते रहेंगे। मगर सवाल यह है कि भूपेश बघेल को परेशान करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को चुनावी संभावनाएं वहां पर अपने पक्ष में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यह सवाल बड़ा है। तो बड़ा सवाल यह इसलिए बन गया है कि भूपेश बघेल अब वहां जन आकांक्षाओं के प्रतीक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कम से कम इस चुनाव में
साफ साफ दिख रहा है कि भूपेश बघेल के सामने कोई नेता नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी उनके सामने उनके बरक्स खड़ा कर सके। और भूपेश बघेल जब इतने ताकतवर हैं तो एक कोशिश ये हो रही है कि किसी प्रकार से भूपेश बघेल को जेल भेज दिया जाए, किसी मामले में ईडी की आंच उन तक पहुंच जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो दूसरा खतरा यह है कि और बड़ी सहानुभूति लहर ना चल जाए। तो एक दूसरी रणनीति की भी काफी चर्चा है कि पिंजड़ाबंद तोतों के माध्यम से जो दूसरी रणनीति चलाने की कोशिश हो रही है कि भूपेश बघेल को कुछ हद तक जितना भी संभव हो सीबीआई और ईडी के दुष्चक्र में इस तरह से बदनाम करने की कोशिशें की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी यदि वहां पर चुनाव में हारती हुई भी दिखे तो 10-12 विधानसभा सीटें वहां बढ़ जाए। हालांकि इसकी भी गुंजाइश कम दिख रही है। इसलिए कम दिख रही है क्योंकि सीटें बढ़ाने का खेल तभी होता है किसी भी राज्य में जब आपके संगठन के साथ, जब किसी भी राजनीतिक दल के संगठन के साथ नेता सामने होता है। छत्तीसगढ़ में नेता नहीं है। छत्तीसगढ़ में पोस्ट रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन हो चुकी है। रमन सिंह मार्गदर्शक मंडल की उम्र में पहुंच गए हैं। दूसरे बड़े नेता रमेश बैस महाराष्ट्र के राजभवन में बिठा दिए गए हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट रिटायरिंग होम में से एक महाराष्ट्र की राजभवन में वो बिठाकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नए नेतृत्व, नई पौध को खड़ी करने की कोशिश की। अब उसे कामयाबी नहीं मिली तो रमन सिंह को सक्रिय किया जा रहा है। ये कोशिशें दरअसल छत्तीसगढ़ में चल रही है। लेकिन इन कोशिशों में आने वाले वक्त में यदि भूपेश बघेल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के ओबीसी दांव की भी सबसे बड़ी काट है। वो खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उन्होंने लागू कर दिया है, वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। और भी तमाम दूसरे लाभार्थी चेतना वाले काम है जिसे वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे मुख्यमंत्री जो मौजूदा दौर में केंद्रीय सत्ता के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के और जांच एजेंसियों की रडार पे बताई जाती है, लेकिन उनको सीधे घेरने की कोशिशें नहीं हो रही है। उनको घेरने की कोशिशें उनके भतीजे के माध्यम से हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली बार आगे राम पीछे वाम के कथित नारे के बीच उनके राज्य में, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली थी। और इस बार तो गोदी मीडिया का कोई सर्वे भी उन्हें 10 सीटें या उससे ज्यादा देने की स्थिति में नहीं है। और हकीकत तो ये है कि उस राज्य के लोगों से बात करें तो खाता खुलने में दिक्कतें हैं। 1 या 2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उस राज्य में ममता बनर्जी को घेरने की कोशिशें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसकर हो रही है। चुनावी नतीजा क्या निकलेगा, बांग्ला भद्रलोक इसे किस तरह लेगा, बंगाली जनमानस इसे किस तरह लेगा, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को इसका सियासी नफा या नुकसान किस तरह से देखने को मिलेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि सीपीएम और लेफ्ट पार्टियों का कांग्रेस के साथ गठबंधन अब सीमेंटेड होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। और अब टीएमसी के सामने मुख्य मुकाबले में यदि जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हुए बात करें तो सीपीएम कांग्रेस का अलायंस ही दिख रहा है। बीजेपी तीसरे नंबर पर दिख रही है। और जब बीजेपी तीसरे नंबर पर दिख रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे मुख्यमंत्री को टारगेट पर लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भतीजे के माध्यम से ममता बनर्जी को टारगेट पर लेकर के तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बीच में अपनी चुनावी संभावनाओं को आकार देने की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब होंगी, किस हद तक नाकामयाब होंगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उस हालात में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अब चलते हैं चौथे मुख्यमंत्री की तरफ। जी हां, चौथे मुख्यमंत्री को एक एक कर उनके कई विकेट गिराए जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। कहा जा रहा है कि अगली आंच, ईडी की अगली दबिश दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर तक भी हो सकती है। 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा के पाले में हैं। इन 7 सीटों का सवाल है। लेकिन हकीकत यह है कि इस बार का लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों और नाकामियों के बीच में तय होना है। सरकार ये नहीं देख पा रही कि 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली में है
और उन कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम कितना बड़ा मुद्दा है। सरकार ये नहीं देख पा रही कि दिल्ली जो छोटे व्यवसायियों का शहर है, खुदरा व्यवसायियों का शहर है, उनके बीच जीएसटी कितना बड़ा मुद्दा है। सरकार ये भी नहीं देख पा रही कि एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जो एमसीडी की सल्तनत छीनी है, और जिस वादे के साथ आम आदमी पार्टी आई है वो वादा ये था कि कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देना है। दिल्ली में जहां भी कूड़े के पहाड़ बन गए हैं उन्हें खत्म कर देना है, और वो भी मामला अब हकीकत के करीब जाता हुआ दिख रहा है। यानी लड़ाई वादे और हकीकत के बीच जब दिल्ली में सिमट रही है तो उस लड़ाई को सीबीआई और ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को और मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं बदनाम कर भाजपा अपने पाले में करना चाहती है। तो आपने देखा हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के खतरे कितने बड़े हैं। आपने ये भी देखा कि भूपेश बघेल के गिरफ्तारी के, संभावित गिरफ्तारी के कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के मिजाज की यदि बात करें तो ब्रिटिश एरा में जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर हुकूमत, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसने हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जब ये फैसला किया कि कलकत्ता में हम अपनी राजधानी को रखकर सल्तनत नहीं बचा सकते, बंगाल के रिवोल्यूशनरी मिजाज को, क्रांतिकारी मिजाज को हम प्रभावित नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करना उचित समझा था। उस मिजाज को हिंदुत्व की चाशनी में डुबोने की कवायद क्या एक मरीचिका है या उससे आगे भी है, ये वक्त बताएगा। और रही बात दिल्ली की, तो शरद पवार ने जब से फॉर्मूला सुझा दिया है कि 4 और 3 लोकसभा सीटों के बीच दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाना चाहिए, तो इन हो जाना चाहिए के कारण, इसी हो जाना चाहिए वाले नैरेटिव के सेट होने के बाद दिल्ली में सत्ता की बेचैनी बढ़ी हुई है। लेकिन सवाल इतने तक ही नहीं है। सवाल दरअसल ये है कि दिल्ली की सत्ता को डर किस बात का है। डर इस बात का है कि इंडिया गठबंधन भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इंडिया गठबंधन के 4 में से 3 मुख्यमंत्रियों के पास ही जवाबी कार्रवाई कर सकने लायक हैसियत है। अरविंद केजरीवाल के पास वो हैसियत नहीं है। लेकिन बाकी 3 मुख्यमंत्रियों ने भी यदि जवाबी कार्रवाई कर दी, जिस प्रकार से कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की हुकूमत ने पुरानी भाजपा सरकार के खिलाफ एक अलग तरह की जांच, जुडिशियल इंक्वायरी, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बना करके एक संदेश दिया है, उस संदेश के बाद सीबीआई और ईडी के अपने खतरे भी हैं। उस संदेश के बाद अब वो खतरा भी मंडरा रहा है जिसका इशारा सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने भी 2 दिन पहले किया है कि मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पा रही है ईडी, और लोगों को 8 महीने से जेल में रख के उन्हें तंग कर रही है। अब तक सबूत नहीं ला पाई, लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही है। और वो ईडी, जिस ईडी के सहारे मौजूदा दौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बातें हो रही है, और 4 मुख्यमंत्रियों के अगले 3 महीने के दरमियान बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। यानी जब कोई टीम हारने लगती है, जब उसे हार सामने दिखाई देने लगती है, तो फिर उसके बाद कोशिश यही होती है कि मैच हारे लेकिन थोड़ा दर्शकों का मनोरंजन कर दे। दर्शकों के मनोरंजन के लिए विकेट गंवाने के पहले 2-4 चौके छक्के लगाने की कोशिश करें, और वही चौके छक्के लगाने की कोशिश और लोकतंत्र के इस क्रिकेट मैच में, लोकतंत्र के इस स्टेडियम में जो मनोरंजन की कोशिशें ज़्यादा नजर आती है, और सत्ता का डर यदि जांच एजेंसियों के माध्यम से मनोरंजन की बुनियाद तैयार करता हुआ दिखे, तो स्वाभाविक है कि सामने से भी प्रतिक्रिया होनी है, स्वाभाविक है कि जनता के बीच भी प्रतिक्रिया होनी है, और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की बिसात को नए सिरे से बिछाए जाने की बुनियाद भी पड़नी है। और वो बुनियाद संभवतः पड़ चुकी है। आने वाले वक्त में उस बुनियाद के बाद जो चुनावी नतीजा होगा वो किस प्रकार सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन 4 मुख्यमंत्रियों को घेरने की जो कोशिश है, ये चारों मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं, और आगे और मजबूती से कदम ताल करेंगे। और जी हाँ, 3 महीने यानी 15 जनवरी तक, मान के चलें कि 15 जनवरी तक का वक्त, ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त के बीच में जितनी ज्यादा जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेंगी, जितने ज्यादा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होती हुई दिखेगी,
संभवतः भारतीय इतिहास में आपने विपक्ष के दमन की वैसी कार्रवाई कभी देखी नहीं होगी। तो इंतजार कीजिए इस प्रकार से जांच एजेंसियों के दमन चक्र का और उसके बाद चुनावी मुकाबले के दिलचस्प होते जाने का, और इन सब के बीच 5 चुनावी राज्यों के नतीजे का भी। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सत्ता की डर और सत्ता के अट्टहास के बीच, यूं कहें कि अट्टहास का डर में तब्दील होते जाना ईडी की कार्रवाई की बुनियाद को तैयार करने की एक पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।